बहुत ब्रेकिंग न्यूज ये कि यूक्रेनी हाईमास पर रूस ने हमला किया है। कामिकाज़ी ड्रोन से रूस ने किया ये हमला। हमले में तबाह हुआ है यूक्रेन का हाईमास सिस्टम। ये बड़ा हमला जो रूस द्वारा किया गया यूक्रेन के हाईमास सिस्टम पर, और कामिकाज़ी ड्रोन से किया रूस ने ये हमला। बस 3 दिन बाद किसी भी वक्त रूस और नेटो के बीच महायुद्ध शुरू हो सकता है। नेटो और रूस में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस तनाव का परिणाम तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। नेटो फिनलैंड के बाद अब स्वीडन को भी सदस्यता देने जा रहा है। इसी के साथ नेटो उत्तरी यूरोप में परमाणु हथियारों की तैनाती करने वाला है। क्रेमलिन नेटो के इस कदम से न सिर्फ भड़क गया है बल्कि यूरोप को मिटाने की हुंकार भी भर दी है। मार्च 2024 ये वो तारीख है जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। मार्च 2024 ये वो दिन है जिसके बाद रूस और नेटो में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। महाविनाश की वजह बनेगा नेटो का एक और बड़ा फैसला। मार्च 2024 इसी दिन स्वीडन नेटो का सदस्य बन जाएगा। सभी औपचारिकता पूरी हो चुकी है। बस 3 दिन बाद ब्रसेल्स में मौजूदा नेटो के हेडक्वार्टर पर स्वीडन का ध्वज फहरा दिया जाएगा और इसी के साथ स्वीडन आधिकारिक तौर पर नेटो मेंबर बन जाएगा। वहीं स्वीडन नेटो का मित्र बनने जा रहा है जो रूस का पड़ोसी है, जो रूस को पसंद नहीं करता। फिनलैंड के बाद स्वीडन रूस का दूसरा पड़ोसी देश है जो नेटो के पाले में जा रहा है। स्वीडन के नेटो सदस्य बनने की फाइनल तारीख सामने आई तो क्रेमलिन बौखला गया। उसने नेटो के खिलाफ जंग छेड़ने की हुंकार भर दी। रूस का गुस्सा ब्लैक सी के आसमान में देखा। ब्लैक सी में यूक्रेन बॉर्डर के पास ब्रिटेन के 3 एयरक्राफ्ट पहुंच गए। एक RC-135 एयरक्राफ्ट था और 2 टाइफून। ब्रिटेन के ये तीनों विमान जैसे ही रूस के गढ़ यानी ब्लैक सी में पहुंचे, रूसी सेना भड़क गई। ब्रिटिश विमानों को घेरने के लिए रूसी सेना ने Su-30 लड़ाकू विमानों का बेड़ा भेज दिया। रूस के सुखोई विमानों ने ब्रिटिश एयरक्राफ्ट को घेर लिया। ब्लैक सी में काफी देर तक युद्ध की स्थिति बनी रही, काफी देर तक तनाव रहा। आखिरकार ब्रिटिश विमानों को वहां से भागना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो रूसी फाइटर जेट हमला कर देते। पुतिन के गुस्से की वजह है नेटो की वो गतिविधियां जो वो रूसी सीमा के पास कर रहा है। नेटो ने पहले फिनलैंड को अपना सदस्य बनाया और अब स्वीडन को अपने पाले में लाने जा रहा है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। नेटो रूस के पास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। उत्तरी यूरोप में मौजूद नेटो देशों में लगातार सेना और हथियार भेज रहा है। रूस से सटे नेटो देशों में 1000 न्यूक्लियर बंकर भी तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा फिनलैंड में नेटो एटमी हथियारों की तैनाती की तैयारी कर रहा है।
कुछ दिन पहले ही फिनलैंड के राष्ट्रपति ने रूस से खतरा बताते हुए न्यूक्लियर फोर्स बनाने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने नेटो से मदद मांगी थी। फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने सुरक्षा के लिए फिनलैंड की धरती पर नेटो से एटमी मिसाइलों को तैनात करने की अपील की थी। अब इस पर रूस के विदेश मंत्रालय की खतरनाक प्रतिक्रिया आ गई है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका और नेटो ने उत्तरी यूरोप में एटमी हथियारों की तैनाती की तो रूस यूरोप में मौजूद नेटो के सभी एटमी सेंटर को तबाह कर देगा। नेटो का यह कदम उन देशों के लिए भी खतरनाक होगा जिनकी धरती पर परमाणु हथियारों की तैनाती होगी। रूस की तरफ से यह नेटो को खतरनाक वार्निंग है। सवाल यह है कि आखिर नेटो उत्तरी यूरोप में कहां-कहां एटमी हथियार तैनात कर सकता है। रूस के टारगेट पर नेटो के कौन-कौन से एटमी सेंटर हैं? फिनलैंड के कहने पर नेटो अब उत्तरी यूरोप में मौजूद नेटो देशों में एटमी हथियार तैनात करने जा रहा है। ये देश हैं स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, रूसी विदेश मंत्रालय ने विध्वंसक धमकी दे दी। उत्तरी यूरोप में एटमी तैनाती की खबर पर भड़के रूस ने नेटो को तबाह करने की धमकी दी। रूस ने कहा कि नेटो के इस कदम का बहुत ही खतरनाक अंजाम होगा। रूस ने ऐलान किया है कि वो न सिर्फ नेटो के एटमी सेंटर को तबाह कर देगा, बल्कि जो भी देश अपनी धरती पर नेटो के एटम को तैनात करवाएगा, उनका हश्र भी भयावह होगा। रूस की धमकी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने ऐलान किया कि हमारे टारगेट पर यूरोप में मौजूद नेटो के सभी एटमी सेंटर होंगे। फिलहाल नीदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी और इटली में नेटो के एटमी सेंटर हैं। ये चारों देश नेटो सदस्य भी हैं। रूस ने कहा है कि उत्तरी यूरोप में नेटो ने एटमी हथियार भेजे तो वो यूरोप में मौजूद नेटो के इन सभी एटमी सेंटर को जला देगा। रूस की तरफ से ये हुंकार ये ऐलान कर रही है कि रूसी सेना नेटो विनाश की तैयारी कर चुकी है। रूस नेटो के खिलाफ विध्वंसक पलटवार करने को तैयार है। रूस और नेटो का एक भी युद्धक कदम तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। यूरोप पर अब तक का सबसे बड़ा परमाणु खतरा मंडरा रहा है। इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी ने किया है। मॉस्को में पुतिन से मिलने के बाद ग्रॉसी ने कहा कि यूरोप में किसी भी वक्त परमाणु विनाश हो सकता है। यूरोप पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ग्रॉसी का यह बयान तब आया जब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात और बात की। शायद इसी मीटिंग के दौरान ग्रॉसी को रूस के खतरनाक प्लान का संकेत मिला हो। नेटो और रूस में जंग की संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि दोनों समंदर में भी जबरदस्त तैनाती कर रहे हैं। आर्कटिक में खतरनाक हथियारों का डिप्लॉयमेंट कर रूस और नेटो एक दूसरे की घेराबंदी कर रहे हैं। यही हाल ब्लैक सी का भी है। यहां रूस की ब्लैक सी फ्लीट पहले से ही तैनात है, लेकिन अब नेटो यहां पर अपने पांव पसार रहा है। नेटो ने ब्लैक सी में एक बार फिर बड़ी तैनाती कर दी है। ब्रिटेन ने काला सागर में 2 टाइफून लड़ाकू विमान भेज दिए हैं। अमेरिका ने G550 CAEW फाइटर जेट भेज दिया है। अमेरिका ने RC-135 रिवर जॉइंट सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी रवाना कर दिया है। पेंटागन ने ब्लैक सी में P-8 पोसाइडन को भी काम पर लगा दिया है। यह भी पेट्रोल और सर्विलांस एयरक्राफ्ट है। इतना ही नहीं, अमेरिका का RQ-4 ग्लोबल हॉक मानव रहित टोही विमान भी रूस पर नजर रख रहा है। रूस ने नेटो के इस फैसले को उकसाने वाला कदम बताया है। इस बीच ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने जो कुछ कहा है, अगर वो सच साबित होता है तो यह भी रूस और नेटो के बीच जंग की एक वजह बन सकता है। नेहमर ने दावा किया है
कि नेटो यूक्रेन से गुजरने वाली रूस की गैस पाइपलाइन को किसी भी वक्त तबाह कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस को एटमी विस्फोट से कोई नहीं रोक पाएगा। नेटो रूस की जिस गैस पाइपलाइन को उड़ाने के प्लान पर काम कर रहा है वो रूस से बेलारूस तक है। बेलारूस से यह गैस पाइपलाइन यूक्रेन होते हुए हंगरी, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया को गैस सप्लाई करती है। ऑस्ट्रिया का दावा है कि नेटो इसी गैस पाइपलाइन को यूक्रेन में तबाह कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन ऐसी परमाणु सुनामी लाएंगे जो कई देशों का अस्तित्व मिटा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह कि समय से पहले नेटो में शामिल होगा स्वीडन। ब्रसेल्स मुख्यालय पर नेटो का समारोह हो रहा है। नेटो मुख्यालय पर स्वीडन का झंडा फहराया जाएगा। 11 मार्च को स्वीडन को शामिल होना था। 7 मार्च को ही स्वीडन बना है नेटो का सदस्य। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अवदिव्का में रूस यूक्रेन की भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना पर रूस की एयर स्ट्राइक हुई है। यूक्रेन के 390 सैनिक मारने का दावा किया जा रहा है रूस द्वारा। अब तक रूसी ब्रिगेड यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला कर रही थी, यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर रही थी। मगर इस बार पुतिन सेना ने रणनीति बदली और यूक्रेन की सरजमी पर मौजूद अमेरिकी हथियारों को सिलसिलेवार ढंग से तबाह किया। जमीन से लेकर आसमान तक ऐसा प्रहार किया जिसके चलते अमेरिकी हथियार नेस्तनाबूद हो गए। और सबसे अहम ये कि जिसे सैटेलाइट सिस्टम से यूक्रेनी सेना रूस से जुड़ी जानकारी जुटा रही थी, उसे भी पुतिन की फौज ने ध्वस्त कर दिया। आखिर कैसे पुतिन के बारूदी ताप से एक एक कर राख हुए अमेरिकी हथियार, आप भी देखिए। यूएस सैटेलाइट स्टारलिंक सिस्टम कामिकाज़े ड्रोन अटैक में तबाह। अमेरिकी M1 अब्राम्स टैंक बारूदी प्रहार से नेस्तनाबूद। अमेरिकी हाइमार्स रॉकेट सिस्टम विस्फोटक हमले में तहस नहस। Ох, еб мать. भले ही जंग रूस यूक्रेन में छिड़ी हो, भले ही बैटल ग्राउंड में इन दोनों मुल्कों की सेना आपस में भिड़ रही हो, अगर हैरान करने वाली बात यह है कि इस बारूदी संघर्ष में बीती रात अगर किसी की बलि ली गई तो वो अमेरिकी हथियार, डिफेंस सिस्टम और युद्ध से जुड़े साजो सामान थे। जी हां, वॉर जोन में वैसे तो रूसी फौज ने यूक्रेनी इलाकों को दहलाया, प्रचंड बारूद बरसाया, मगर असल में पुतिन ब्रिगेड के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी हथियार थे। जिन्हें रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमलों में खाक कर दिया, जलाकर राख कर दिया। मसलन रूस डिफेंस ने टोपास कामिकाज़े ड्रोन से यूएस स्टारलिंक सिस्टम को उड़ाया। T-72B3 टैंक के हमले में यूएस अब्राम्स टैंक को तबाह किया। वहीं मिसाइल अटैक में यूएस के हाइमार्स लॉन्चर को ध्वस्त किया। पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन पर धावा बोलने वाली रूसी सेना ने ताबड़तोड़ अंदाज में अमेरिकी हथियारों पर बारूदी बारिश की, वो भी जमीन से लेकर आसमान तक। टैंक, ड्रोन से लेकर मिसाइल तक, बस फिर क्या,
रूसी हमलों में अमेरिकी हथियारों की बलि चढ़ गई। और यूक्रेनी सेना हाथ पर हाथ धरे देखती रही। बैटल ग्राउंड में अमेरिकी हथियारों की तबाही देख जहां पेंटागन सहम गया, वहीं जोश से लबरेज रूसी ब्रिगेड ने अवदीव्का से आगे बढ़ते हुए ओडेसा रीजन की ओसिकोवा नदी के दोनों तटों वाले इलाके पर कब्जा कर लिया। जानते हैं, अवदीव्का से ओडेसा के ओसिकोवा रिवर तक रूस ने सिलसिलेवार अंदाज में बारूदी तांडव मचाया। क्रास्नोगोरोवका में फैब 500 बम से स्ट्राइक की। निकोपोल में कामिकाज़े ड्रोन से विस्फोटक हमले किए। डोनेस्क में Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर से धावा बोला। रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को भी नाकाम किया। आपको बता दें कि जैसे ही दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाके में रूसी ब्रिगेड का कब्जा हुआ, उसके फौरन बाद यूक्रेनी सेना ने भी जबरदस्त पलटवार की कोशिश की। जहां एक तरफ बैटल ग्राउंड में तबाही मचा रहे रूसी विध्वंसकों को ध्वस्त किया, वहीं रूसी कब्जे वाले इलाके में ड्रोन स्ट्राइक भी की। मसलन अवदीव्का में रूस की 6 हॉवित्जर तबाह की गई। डोनेस्क रीजन में रूसी T-80 BB टैंक तबाह किया। पूर्वी यूक्रेन में रूस के दर्जनों आर्मर्ड व्हीकल ध्वस्त हुए। खेरसोन में रूस का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तबाह हुआ। वहीं कुर्स्क, ब्रायंस्क और तुला में यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक की। मतलब यह कि यूक्रेन भी रूस के हमले का जवाब देने की कोशिश में जुटा है। मगर एक बात शीशे की तरफ साफ हो गई है कि रूस जैसे महाबली मुल्क, उसकी ताकतवर सेना और उसके विध्वंसक हथियारों के आगे टिकना अब यूक्रेन के बस की बात नहीं। क्योंकि एक तरफ रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, दक्षिण पश्चिमी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर चुका है, तो वहीं पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को भी तबाह कर रहा है, ताकि यूक्रेन के मददगार मुल्क उससे हथियारों की सप्लाई ना करें। यूक्रेन के 2 एडवांस हथियारों ने रूस के कई मोर्चों पर भारी तबाही मचाई है। 16 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने कहा था कि यूक्रेन को हैमर बम दिए जाएंगे और 5 मार्च को यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन की रूसी सैन्य चौकी पर इन बमों से जबरदस्त हमला किया। दूसरा हथियार है वेम्पायर ड्रोन, जिसे यूक्रेन में ही विकसित किया गया है। इन दोनों हथियारों से यूक्रेन की सेना का हमला करने की रेंज और मारक क्षमता बढ़ गई है। देखिए यूक्रेन के ये 2 खास हथियार कैसे रूस की परेशानी बन गए हैं। यूक्रेन के 2 विनाशक हथियार, एक हैमर बम और दूसरा वेम्पायर ड्रोन। हैमर बम यानी प्रिसिशन गाइडेड हथियार, और वेम्पायर ड्रोन जिसे एक लैपटॉप स्क्रीन से कंट्रोल करके दुश्मन का ठिकाना तबाह कर दिया जाता है। ये यूक्रेनी वायुसेना के हैमर बम हमलों से मची तबाही की तस्वीरें हैं। ये बम यूक्रेन की वायुसेना फाइटर जेट से बरसा रही है।
5 मार्च को यूक्रेन ने हैमर बम से पहला हमला किया। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के कोजाची लाहेरी पोस्ट पर हैमर बम से धमाका किया गया। हैमर बम का पूरा नाम है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। इस साधारण बम को तकनीक के सहारे गाइडेड बम बनाया गया है। ये 250 किलो विस्फोटक के साथ टारगेट पर हमला करता है और तबाही कुछ इस तरह होती है। पांच मार्च को यूक्रेन ने जो पहला हैमर बम हमला किया, उस पर रूसी सेना के लिए संदेश लिखा था। बम पर यूक्रेनी सेना ने लिखा, ये ओडेसा के बच्चों का प्रतिशोध है, वो भी निर्दयता और अपमान के साथ लिया जा रहा है। 4 मार्च को रूस ने ओडेसा पर हमले किए थे, जिसमें 5 बच्चों के मारे जाने की खबर आई थी। हैमर बम यूक्रेन को फ्रांस से मिले हैं। इस बम की खासियत है कि एक साधारण बम के पीछे रैक यानी रेंज एक्सटेंशन किट लगाई जाती है। बम के अगले हिस्से पर लेजर जीपीएस लगाया जाता है। रेंज एक्सटेंशन किट के जरिए बम 70 किलोमीटर तक उड़ान भरता है। लेजर जीपीएस के जरिए बम को गाइड किया जाता है। इस बम को फिट करने के लिए यूक्रेन के MiG-29 विमानों को अपग्रेड किया गया है। यूक्रेनी वायुसेना टारगेट से 70 किलोमीटर दूर रहकर हमला कर सकती है। हैमर बम ने यूक्रेनी वायुसेना की हमला करने की क्षमता और रेंज दोनों में इजाफा किया है। हैमर बम के साथ साथ दूसरे हथियार ने भी यूक्रेन की ताकत बढ़ाई है। यह है यूक्रेन का वैम्पायर ड्रोन। इस ड्रोन को उड़ाना वीडियो गेम खेलना जितना आसान है। इस ड्रोन को उड़ाने के लिए टारगेट 70-80 किलोमीटर दूर एक कैंप लगाया जाता है। ड्रोन यूनिट के 4 लोग मिनटों में कैंप लगाकर इससे हमले शुरू कर देते हैं। इस ड्रोन को रूसी सेना ने बाबा यागा नाम दिया है। रूस यूक्रेन की दंत कथाओं में बाबा यागा बच्चों को खाने वाली डायन कही जाती है। रूसी सेना ने इससे होने वाली तबाही से डर कर यह नाम दिया है। वैम्पायर ड्रोन 20 फीट ऊंचे एंटेना से ऑपरेट होता है। एंटेना स्टारलिंक सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। वैम्पायर ड्रोन 4 बम लेकर उड़ान भरता है। इसमें एंटी टैंक ग्रेनेड, मोर्टार, हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड लगे होते हैं। ये एक दिन में 50 उड़ान भर सकता है। इसका आकार कॉफी टेबल जितना होता है। 2 से 4 लाख रुपए की लागत में एक ड्रोन तैयार हो जाता है। यूक्रेन का हैमर बम और वैम्पायर ड्रोन रूसी मोर्चों पर जबरदस्त तबाही मचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब तक चीन पर यह आरोप लगाए जाते थे कि वो दुनिया की नजरों से बचकर चोरी छिपे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहा है, परमाणु हथियारों की खेप बढ़ा रहा है। मगर अब चीन से यह खबर सामने आई है कि उसने अपने बम वर्षक शियान H6 के 3 नए वर्जन तैयार कर लिए हैं। इतना ही नहीं, जल्द ही ड्रैगन परमाणु हमला करने वाली ICBM भी तैयार करने वाला है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिनपिंग का नया एटमी षड्यंत्र क्या है। आप भी देखिए। यूक्रेन क्राइसिस चरम पर है। पुतिन की सेना एक्शन में है, तो वही यूक्रेन का साथ देने वाले नेटो और सुपर पावर अमेरिका भी जंगी मोड में दिखाई दे रहे हैं। मगर इन सब के बीच चीन से ऐसी खबर आई है जिससे न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ड्रैगन ने परमाणु बम वाला एक ऐसा दस्ता तैयार किया है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वो पहले से ज्यादा विनाशक अंदाज में न्यूक्लियर बम बरसाएगा, भीषण तबाही मचाएगा। आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा ये एयरक्राफ्ट कोई आम जहाज नहीं, बल्कि चीन का शियान H6 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। और चीनी डिफेंस ने इसी बॉम्बर के एडवांस्ड वर्जन को तैयार करके न सिर्फ दावा किया है, बल्कि इसकी पहली झलक दुनिया के सामने दिखाई है। चीन की मीडिया रिपोर्ट में H6 बॉम्बर को लेकर यह दावा किया गया है कि PLA की स्ट्रैटेजिक कमांड ने H6 बॉम्बर के 3 एडवांस्ड वर्जन तैयार किए हैं। पहला H6J
दूसरा H6K और तीसरा H6N है। ये तीनों वर्जन ईस्टर्न थिएटर कमांड को दिए गए। आपको बता दें कि अब तक चीन शियान H6 बॉम्बर की खेप रूस से मंगाता था। रूस का Tu-16 बॉम्बर को ही कन्वर्ट कर उसे ड्रैगन ने शियान H6 बॉम्बर नाम दिया था। मगर अब ड्रैगन सेना का दावा है कि शियान H6 बम वर्षक के जो वर्जन तैयार किए हैं वो पूरी तरह से मेड इन चाइना है। दरअसल आज के दौर में बॉम्बर्स ही वो जंगबाज हैं जो किसी युद्ध का नक्शा और परिणाम दोनों बदल सकते हैं। ऐसे में चीन ने अपने H6 बॉम्बर के तीनों वर्जन को कितना ताकतवर बनाया है, ये भी आपको बताते हैं। मसलन शियान H6 एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार 1050 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 400 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। इससे क्रूज मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। इसका कुल वजन 76000 किलो है। जहां H6J सर्वेलांस का काम करेगा, वहीं H6K और H6N परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। एक तरफ ड्रैगन ने एटमी बम वर्षक को अपग्रेड किया है, उसे पहले से ज्यादा विनाशक और विध्वंसक बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी डिफेंस ने नई ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने का ऐलान किया है, जो एटमी हमला कर सकती है। मतलब ये कि ड्रैगन का परमाणु प्लान जोर शोर से एक्टिव है और जिस तरह चीन एटमी हथियारों की खेप बढ़ा रहा है, ठीक उसी तरह न्यूक्लियर अटैक करने वाले विध्वंसकों को तैयार कर रहा है। जो पुतिन का विरोध करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जो पुतिन के रास्ते में आकर रुकावट बनता है उसका बहुत ही खौफनाक हश्र होता है, चाहे वो नेवल्नी हो या फिर कोई और। ये बात दुनिया जानती है। इस बात का नया उदाहरण है रूस के पूर्व चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव। गैरी कैस्परोव, अब तक दुनिया उसे रूस के बड़े चेस खिलाड़ी के रूप में जानती थी, जो चेस का चैंपियन रह चुका है। ये वही गैरी कैस्परोव हैं जो 2 बार विश्व चेस चैंपियनशिप जीतकर रूस का मान बढ़ा चुके हैं। एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पुतिन के विरोधी गैरी कैस्परोव की ये एक और पहचान है। लेकिन अब रूस में उनकी पहचान बदल गई है। गैरी कैस्परोव को रूस में अब आतंकी का दर्जा दे दिया गया है। रूस की फाइनेंशियल वॉचडॉग ने 60 साल के गैरी कैस्परोव को आतंकी घोषित कर दिया है। इसी के साथ उनके सभी बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। कैस्परोव वही शख्स हैं जो खुलकर पुतिन और क्रेमलिन की नीतियों का विरोध करते रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि पुतिन ने कैस्परोव को इसी विरोध की सजा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूरोप के कई देशों में किसान ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पोलैंड में हजारों किसान संसद के बाहर जा पहुंचे, बढ़े हुए टैक्स का विरोध करने। जहां उनकी पुलिस से हिंसक झड़प हो गई, उसके बाद कई खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं पोलैंड से। ये पोलैंड के किसान हैं, आक्रोशित, हिंसक और पुलिस से भिड़ने को तैयार। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए। उसके बाद संसद के सामने प्रदर्शन करने लगे। पहले पुलिस को देखकर नारेबाजी की, सायरन बजाए। इस दौरान टायर जलाने लगे। पुलिस ने रोका तो पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान पटाखे भी चलाए। हालात हाथ से निकलता देख पोलैंड पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी, जिसके बाद किसानों की धरपकड़ शुरू कर दी। किसानों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, स्मोक गन भी चलाई, चिली और केमिकल स्प्रे से किसानों को खदेड़ने की कोशिश की।
जब किसान पुलिस पर हावी होने लगे, भिड़ंत हाथापाई तक जा पहुंची। तब पोलैंड पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज का सहारा लेकर उत्पात मचा रहे किसानों को काबू में किया।